हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरएस एकेडमी। फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की जो हम लोगों ने श्रृंखला स्टार्ट किया है उसमें अब तक हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों के बारे में डिटेल में स्टडी किया है, जिसके अंतर्गत मेनली साहित्यिक स्रोतों में, जिसमें देसी और विदेशी साहित्य के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से अध्ययन के स्रोतों का डिवीज़न किया जा सकता है, और जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी सीक्वेंस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है। आज की क्लास में हम लोग पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, दो सब डिवीज़न हुए थे अध्ययन के स्रोतों के, जिसमें साहित्यिक स्रोतों को हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग पुरातात्विक स्रोतों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, भवन, स्मारक इत्यादि कई सारी चीज़ें आती हैं, उनके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के पुरातात्विक स्रोतों की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्ति एवं चित्रकला इत्यादि चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। अभिलेख, अगर हम लोग अभिलेखों की बात करते हैं तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो है मध्य एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से मिला अभिलेख अब तक का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है, जो कि 1400 बीसी के आसपास मिला था, 1400 बीसी में मिला था। तो यह अभिलेख प्राचीनतम अभिलेखों में माना जाता है। इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ों का उल्लेख है, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य का उल्लेख इस बोगजकोई के अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। अगर हम प्राचीनतम भारतीय अभिलेखों की बात करें तो प्राचीनतम भारतीय अभिलेखों में सबसे प्राचीनतम अभिलेखों को अशोक के अभिलेख को माना जाता है, जो अशोक के अभिलेखों को माना जाता है, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मिला था, 3rd सेंचुरी बीसी में। मस्की अशोक के अभिलेखों में मस्की का अभिलेख, गुर्जरा, निट्टूर, उद्गोलम से प्राप्त अभिलेखों से अशोक के नामों का हमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यह अभिलेख किसके द्वारा लिखवाए गए थे, किसके शासनकाल में लिखवाए गए थे। तो इसी वजह से इन्हें अशोक के अभिलेखों को में रखते हैं, जो कि हमें 3री शताब्दी या 3rd सेंचुरी बीसी में मिला था। अशोक के अभिलेखों की अगर हम बात करें तो इनकी जो लिपि थी वह मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपियों का इन्होंने उपयोग किया था अपने अभिलेखों को लिखवाने में। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा एक अभिलेख इन्होंने पढ़ा था, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि यह अभिलेख अशोक का अभिलेख है। अभिलेखों का अध्ययन को हम इपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। इन सभी अभिलेखों के बारे में जो प्राचीनतम अभिलेख हैं, जब हम किसी शासक के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे तो उनके द्वारा लिखवाए गए अभिलेख या उनके शासनकाल में जो भी अभिलेख लिखे गए थे उनके बारे में हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग अभिलेख, प्राचीनतम अभिलेख और स्रोतों की बात करते हैं, तो उसमें मुख्यतः कौन कौन से अभिलेख हैं उनके बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण अभिलेखों की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण अभिलेखों में आता है सबसे पहले हाथी गुम्फा का अभिलेख, जो कि कलिंग राजा खारवेल के द्वारा शासनकाल में लिखवाया गया था। दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख के नाम से भी इसे जानते हैं, जो कि रुद्रदामन द्वारा लिखवाया गया था। फिर नासिक अभिलेख आता है, जो कि गौतमी बालश्री द्वारा लिखवाया गया था। नेक्स्ट है एहोल अभिलेख, जो कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लिखवाया गया था। फिर आता है भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख, जो कि स्कंदगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनके द्वारा हमें इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। इन सभी अभिलेखों, इन सभी स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें यह जानकारी होती है कि किस समय काल में किस प्रकार की व्यवस्था चल रही थी। तो उसी के अंतर्गत दूसरा जो साहित्यिक स्रोत आता है वह है मुद्रा। मुद्रा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह भी एक महत्वपूर्ण स्रोतों में माना जाता है, और इससे भी एक आइडिया लगता है कि उस शासनकाल में किस प्रकार की व्यवस्था चल रही थी। तो महाजनपद काल 6th सेंचुरी बीसी में आहत या पंचमार्क कॉइन सबसे पहले हमें देखने को मिलता है।
जो कि चांदी और तांबे के मिले हैं, जिन पर पेड़, मछली, मयूर, अर्धचंद्र आदि का चित्र अंकित मिलता है। यह व्यापारी वर्ग द्वारा चलाया गया था उस समय काल में। यह व्यापारी वर्ग द्वारा चलाया गया मुद्रा एक महत्वपूर्ण स्रोत का कार्य करता है कि किस प्रकार उस समय काल में व्यवस्था को अपनाया गया था। नेक्स्ट आता है मौर्योत्तर काल में चलाए गए सिक्कों या कॉइन्स की। अगर हम बात करें तो राजवंश द्वारा प्रचलित इंडो ग्रीक राजाओं द्वारा मेनली चलाया गया सिक्का। राजवंश यानी कि जो राजाओं के द्वारा चलवाया गया था। इससे पहले हमने देखा था कि यह व्यापारी वर्ग द्वारा 6th सेंचुरी BC में जो महाजनपद काल में था वो व्यापारी वर्ग द्वारा चलाया गया था। लेकिन जब हम मौर्योत्तर काल की बात करते हैं तो यह राजवंश द्वारा प्रचलित सिक्का है। सिक्कों की हम बात करते हैं जो राजाओं द्वारा चलवाया गया था, इंडो ग्रीक राजाओं द्वारा मेनली, जिन पर राजाओं के नाम, चित्र, देवी देवता आदि का चित्र हमें देखने को मिलता है। अगर हम स्वर्ण सिक्कों की बात करें तो स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा सबसे पहले चलवाए गए थे? मौर्योत्तर काल में इंडो ग्रीक या मिनांडर राजा द्वारा। इंडो ग्रीक राजा थे मिनांडर, इनके द्वारा चलवाया गया सोने का सिक्का सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों में माना जाता है कि सबसे पहले स्वर्ण सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया था। अगर हम बात करते हैं नियमित रूप से सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे तो कुषाण वंश के विमकट फिसेस द्वारा चलवाए गए सिक्के। नियमित रूप से इन्होंने सिक्कों का प्रचलन को काफ़ी प्राथमिकता दिया था। सिक्कों के प्रचलन को प्राथमिकता देने का उद्देश्य मेनली व्यापार को बढ़ावा देना या चीज़ों को काफ़ी सिस्टमेटिक करने में काफ़ी योगदान हुआ करता था उस शासनकाल में। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर उस समय के जो शासन व्यवस्था थी उसमें सिक्कों का प्रचलन होता था। और उन पर जो चित्र या जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं उनसे एक आइडिया हमें मिल जाता है कि किस प्रकार का उस समय व्यवस्था थी, किन चीज़ों में उस समय के शासन राजाओं को विश्वास था। तो ज़्यादा उनका विश्वास किन चीज़ों पर था तो उन्हीं का वो लोग चित्र अंकित करवाते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक शुद्ध सिक्कों का प्रचलन किसके द्वारा कराया गया था? सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कुषाण राजाओं द्वारा चलवाए गए थे। सर्वाधिक स्वर्ण मात्रा में जो सिक्के चलवाए गए थे सबसे पहले मौर्योत्तर काल में चलाए गए थे, लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण मात्रा में जो सिक्के चलवाए गए थे तो वे थे गुप्त काल में। सर्वाधिक सभी प्रकार के सिक्के किस काल में चले थे, जिसमें सोना, तांबा इत्यादि सभी आते हैं? मौर्योत्तर काल में जारी सर्वाधिक प्रकार के सिक्कों का प्रचलन उस समय काल में था और मौर्योत्तर काल में ही आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी थी। शीशे के सिक्के किस काल में चलवाए गए थे? सातवाहन राजाओं द्वारा शीशे के सिक्कों का प्रचलन किया गया था। तो सिक्के भी साहित्यिक स्रोतों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है माने जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम साहित्यिक स्रोतों में की बात करते हैं तो उसमें आता है भवन स्थापत्य। भवन स्थापत्य की बात अगर हम करते हैं तो यह भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें प्राचीन काल के हमें जो मंदिर मिलते हैं उनसे भी काफ़ी कुछ एक व्यू मिलता है कि उस काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था, किस प्रकार के लोगों का जीवन या दैनिक दिनचर्या रही होगी। मंदिर निर्माण एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीनतम मंदिर गुप्त काल में के जो 2 मंदिर मिले हैं, जिसमें ललितपुर का देवगढ़ का दशावतार मंदिर और कानपुर के भीतर गांव का मंदिर एक महत्वपूर्ण स्रोतों में माना जाता है। अगर हम मंदिर निर्माण शैलियों की बात करें कि प्राचीन काल में किन प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया जाता था मंदिर निर्माण में, तो उनमें 3 प्रकार की प्रमुख शैलियाँ आती हैं। पहला है नागर जो कि नॉर्थ इंडिया में, और दूसरा है बेसर जो कि मध्य इंडिया में, और तीसरा है द्रविड़ शैली का प्रयोग दक्षिण भारत में किया जाता था। तो इसे याद करना भी काफ़ी आसान है। जैसे नॉर्थ, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नॉर्थ बोलेंगे और मिडिल में आएंगे तो यह बेसर हो जाएगा, और फिर साउथ में द्रविड़, दक्षिण भारत में दा से द्रविड़ और दा से दक्षिण भारत, ना से नागर, ना से नॉर्थ इंडिया, और मध्य में आता है बेसर शैली। तो 3 प्रकार की प्रमुख शैलियाँ नागर, बेसर और द्रविड़, नॉर्थ इंडिया, मध्य इंडिया और साउथ इंडिया में इन 3 शैलियों का मंदिर निर्माण में प्रयोग होता था। ध्यान रखना है इसमें कि यह मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। नेक्स्ट जो 3 शैलियों की हम बात करेंगे वो मंदिर में रखी मूर्तियों की शैलियों के बारे में हम बात करेंगे कि मूर्ति निर्माण में किन 3 प्रमुख शैलियों का प्रयोग किया गया था। अगर हम मूर्ति निर्माण की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख आती है गांधार, दूसरी है मथुरा और तीसरी है अमरावती। गांधार शैली का जो विकास हुआ था वो मौर्योत्तर काल में प्रारंभ माना जाता है, और फिर यूनानी शैली का इसमें प्रयोग हुआ था। सर्वाधिक विकास कुषाण काल में माना जाता है। प्रारंभिक विकास में यूनानी शैली का भी इसमें हमें देखने को मिलता है काफ़ी कुछ, और इसका जो सर्वाधिक विकास था वो कुषाण काल में हुआ था। इसमें बुद्ध से संबंधित मूर्तियाँ
प्रमुखता देखने को मिलती है। गांधार, मथुरा और अमरावती जो 3 शैलियाँ हैं, उनमें गांधार शैली का जो जब हम बात करते हैं तो इसका विकास मौर्योत्तर काल में हुआ था। यूनानी शैली का इसमें सर्वाधिक प्रयोग हुआ और कुषाण काल में यूनानी शैली का प्रयोग हमें देखने को प्रारंभिक शैली में मिलता है और कुषाण काल में सर्वाधिक इसका प्रयोग किया गया था और इस शैली में सर्वाधिक बुद्ध से संबंधित मूर्तियां देखने को हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है मथुरा। मथुरा में का विकास जो हुआ था, मथुरा शैली का जो विकास हुआ था वह कुषाण काल में हुआ था और इसमें जो संबंधित मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं वह ब्राह्मण, जैन राजा, सामंत, दैनिक जीवन से संबंधित मूर्तियां इस शैली में देखने को मिलती हैं। और तीसरी शैली है अमरावती। अमरावती में हमें बुद्ध से संबंधित मूर्तियां देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, इसमें पढ़ाए गए सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी पॉइंट्स को समाहित किया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम से लिंक से जुड़कर आप आने वाले वीडियोज़ के लिंक और सभी क्लासेस के PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम तथ्य की बात करते हैं तो जो भवन निर्माण या मंदिर निर्माण के जो इन सभी चीज़ों के जो तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं उसमें पांडिचेरी अरिकामेडु स्थान पर जो एक रोमन बस्ती और वस्तु मिले हैं उनसे भी काफ़ी कुछ उस समय काल के बारे में पता चलता है। लोहे का प्रचलन 1000 BC उत्तर वैदिक काल से पहले का पता नहीं था। लोहे का प्रचलन था कि नहीं, 1000 BC माना जाता है, जो कि अतिरंज खेड़ा के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास हमें मिला है। इसके भी काफ़ी तथ्य हमें देखने को प्राप्त हुए हैं। वहाँ से खुदाई और स्रोत प्राप्त हुए हैं। खुदाई में जो भी स्रोत प्राप्त हुए हैं तो उनका तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम भारत के बाहर मंदिरों की बात करें तो उसमें दक्षिण पूर्व एशिया में कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर हमें देखने को मिलता है, जो कि प्राचीन काल में बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।